बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, जिसके हम एक्सरसाइज आज करेंगे स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक्स थे वो एंड कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे 4.1 एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी और उसके अगेंस्ट आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी और आपने बेस्ट जो है आंसर चूज करना होगा। और दूसरे 4.2 एक्सरसाइज हमारी, उसके अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे। मीन एक स्टेटमेंट आपको गिवन है और आपने एक ब्लैंक स्पेस है, उस पर अप्रोप्रिएट कीवर्ड जो है वो एंटर करना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 है हमारा और इसका नाम है डेटा एंड प्राइवेसी, जिसके अंदर हम आज एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज हमारी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग doesn't include the type of software piracy। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो हमने चैप्टर्स किए थे उसकी एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको कुछ टिप्स बताई थी कि अगर आपने चूज द करेक्ट ऑप्शन वाली स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, मीन एक स्टेटमेंट मौजूद है और आपने ये देखना है कि उसमें से जो आपके पास ऑप्शन है 4, उसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। तो आप पहली चीज तो जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उस स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह रीड करें और समझें। उसके बाद ये देखें कि उस स्टेटमेंट के अंदर ही आपको आंसर तो नहीं मिल रहा। अगर आंसर नहीं मिल रहा तो आंसर से रिलेटेड आपको हिंट जरूर मिल जाएगा उसी स्टेटमेंट के अंदर। उस हिंट की बेस पे आप फिर बेस्ट जो आंसर है उसको चूज कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई अगेन, एक दो फिर इसको रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब बात की जा रही है सॉफ्टवेयर पायरेसी की। हमने जो इसके लेक्चर्स लिए थे उन लेक्चर्स को माइंड में लेके आए कि हमने उसके अंदर क्या चीज पढ़ी थी और सॉफ्टवेयर पायरेसी बेसिकली होती क्या है। पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी जो लाई करती हैं, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा गया कि आपको जो 4 ऑप्शंस है इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर लाई नहीं करती। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, डज नॉट कहा गया है, इसका मतलब है कि जो लाई नहीं करती। तो ये बात याद रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने जल्दी में नॉट को जो है वो आप स्किप कर दें और आप जो है वो चीज मेंशन कर दें जो उसके अंदर लाई करती है। तो आपने वो चीज सिलेक्ट करनी है यहाँ से जो लाई नहीं करती। सो फर्स्ट वन इज सॉफ्ट लिफ्टिंग, second is liability, third is client server overuse, 4 is online piracy। पहली चीज तो कि पायरेसी होती क्या है, पहले तो आप इसको माइंड में लेके आएंगे पायरेसी क्या चीज है। पायरेसी बेसिकली आप इलीगल कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर याद हो, नहीं लेक्चर याद तो वो लेक्चर आप एक दफा दोबारा सुन ले, आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि आपकी सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर सॉफ्ट लिफ्टिंग भी शामिल होती है। मीन सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब कि आप बोरो करते हो किसी अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड से कोई सॉफ्टवेयर, उसको फिर डाउनलोड कर लेते हो या उसको फिर इंस्टॉल कर लेते हो। सॉफ्ट लिफ्टिंग आपकी सॉफ्टवेयर पायरेसी में आती है। क्लाइंट सर्वर ओवरयूज भी आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आता है। ऑनलाइन पायरेसी भी आपकी जो है वो पायरेसी के अंदर आती है। तो सेकंड जो आपकी ऑप्शन है लायबिलिटी, इसके बारे में हमने अपने लेक्चर्स के अंदर या आपकी बुक के अंदर कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज लायबिलिटी। So, which of the following doesn't include the types of software piracy? That is option number 2, liability। अब देखते हैं हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कहती है। So let's see। सेकंड स्टेटमेंट, which of the following is not a cyber crime। अब अगेन साइबर क्राइम से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो साइबर क्राइम के लेक्चर को अपने माइंड में लेके आए और जो कॉन्सेप्ट हमने वहां पे सीखे थे उन कॉन्सेप्ट को माइंड में लेके आए। अब देखें कि इसमें से कौन से आपका साइबर क्राइम है या नहीं है। पूछा गया है कि जो नहीं है, मीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। तो इसमें से आप पहले तो आइडेंटिफाई कर लें कि साइबर क्राइम है कौन से, और उसके बाद जो आपका रिमेनिंग होगा डेफिनेटली वही आपका आंसर होगा। सो लेट्स सी, हैकिंग, फिशिंग क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फोर्थ वन इज डिक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें गौर करें तो हैकिंग की हमने बहुत ज्यादा बात की है और हैकिंग जो आपको साइबर क्राइम से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, तो हैकिंग बेसिकली साइबर क्राइम के अंदर लाई करता है। फिशिंग क्राइम, क्राइम की बात आ गई तो साइबर क्राइम के अंदर ये क्राइम आपका लाई करता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, यहाँ भी थेफ्ट की बात आ गई, इसका मतलब ये भी क्राइम है। तो आपके ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन जो है वो साइबर क्राइम के अंदर लाई करती है। अब फोर्थ ऑप्शन आपकी डिक्रिप्शन की। डिक्रिप्शन बेसिकली क्राइम नहीं है। आपको पता है कि आप जब भी डाटा को सेंड करते हैं तो आप इंक्रिप्ट करके सेंड करते हैं, मीन इनकोडेड फॉर्म के सेंड करते हैं, और जो रिसीवर है वो उसको फिर डिक्रिप्ट करता है या डिकोड करता है। तो डिक्रिप्शन बेसिकली आपके डाटा कि इंक्रिप्शन के बाद जो डिक्रिप्शन होती है, मीन प्लेन टेक्स्ट के अंदर प्लेन टेक्स्ट सेंडर सेंड कर रहा है, फिर प्लेन टेक्स्ट से वो कन्वर्ट करता है उसको साइफर टेक्स्ट के अंदर,
और जो आपका रिसीवर है वो क्या करेगा, वो साइफर टेक्स्ट को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रीड आउट कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, डिक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने नॉट का जो कीवर्ड है उसको जरा जहन में रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में इसको रीड कर गए और आपने नॉट का कीवर्ड जो स्किप कर दिया तो आपका आंसर फिर गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, मीन इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। अगर आप इसको ये समझ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर क्राइम, तो फिर आपके 3 आंसर आ सकते हैं और आप इसमें से किसी एक को फिर चूज कर लेंगे जो कि आंसर फिर गलत होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स। अब फिशिंग ईमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी। अब उसमें से ये देखिए कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें से किसी एक ऑप्शन का वो कह रहे हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स नहीं है। तो लेट्स सी कि हमने कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यहाँ पे मेंशन है और हमने उसके बारे में रीड नहीं किया। फर्स्ट वन इज ऑफिशियल डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन। इसके बारे में हम बात की थी कि ये पॉसिबल है, आ सकते हैं, आपको जो डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन भेजे जा सकते हैं, जिसकी बेस के ऊपर जब भी आप इसको ओपन करेंगे ईमेल को तो क्या होगा, आपके जो सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा जो हैकर ने भेजा होगा, और फिर क्या होगा, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच सकती है। और इवन इंस्टॉलेशन के बगैर भी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपने सेव किया होता है अपने पासवर्ड वगैरह, वो पासवर्ड भी हैकर के पास जा सकते हैं। सेकंड वन इज ईमेल अकाउंट अपडेशन की आपको ईमेल आ सकती है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो हैकर आपके सिस्टम के ऊपर या आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर सकता है। थर्ड वन इज आईटी रिमाइंडर। आईटी रिमाइंडर के बारे में हमने कोई ऐसी एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं देखी अपने लेक्चर्स के अंदर, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपका आंसर हो सकता है। बट एक टिप हमने पहले भी बात की थी, आज फिर आपको याद करवा देता हूँ कि हमने चारों ऑप्शंस को एक दफा रीड जरूर करना है ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि जो आंसर हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो बेस्ट वन है। सो 4 वन इज सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट्स। ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स के अंदर आता है, हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि नंबर 3 जो आपकी ऑप्शन है आईटी रिमाइंडर की, इनफैक्ट दिस इज योर आंसर। इसको आप सर्कल कर दें। नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशिंग वेबसाइट। पहले फिशिंग ईमेल्स की बात थी, अब फिशिंग वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फिशिंग वेबसाइट के अंदर शामिल नहीं होती। फर्स्ट वन इज सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट्स। सेकंड वन इज यूजिंग ऑफ फॉर्म्स टू कलेक्ट विजिटर्स इंफॉर्मेशन हो सकती है। नंबर 3 इज एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट। नंबर 4 इज ईमेल अकाउंट अपडेट्स। स्टूडेंट्स, इसमें अगर नंबर 3 को आप गौर से देखें और गौर से इसको जरा अंडरस्टैंड करें, एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट। एक्चुअल लिंक का मतलब है कि आप कोई सही वेबसाइट मीन ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं और वहीं से आपने ओरिजिनल जो हाइपरलिंक मौजूद थे उनको आपने क्लिक किया और आपको जो स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो आपकी स्क्रीन पे ओपन हो गए। इसका ये मतलब है कि नंबर 3 पे जो एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट, ये आपका जो फिशिंग वेबसाइट के अंदर लाए नहीं करता। तो हमसे यही पूछा गया इज नॉट का कीवर्ड यहां भी मौजूद है कि जो चीज इसमें लाए नहीं करती, तो वो आपकी कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3। इसको आप सर्कल कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास नंबर 5 के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट गिवन है और उसका बेस्ट आंसर हम कैसे चूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पासवर्ड। अब गुड पासवर्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी उसमें से देखेंगे कौन सी यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है जो कि उसमें शामिल नहीं थी। ये बात आपने देखनी है। सो लेट्स सी। नंबर 1 इज 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। हमने देखा था कि गुड पासवर्ड जो कम से कम 8 कैरेक्टर्स जो लंबा होना चाहिए, ये ठीक है। नंबर 2 इज डजंट कंटेन यूजर नेम। हमने ये बात भी देखी थी कि यूजर नेम जो है वो आप पासवर्ड में ना रखें क्योंकि यूजर नेम सबके लिए ओपन होता है, सबको आपका यूजर नेम पता होता है। नंबर 3 इज कंटेन्स अपर केस लेटर्स। ये बात भी हमने की थी कि गुड पासवर्ड के अंदर अपर केस, लोअर केस, सिंबल्स और नंबर्स को यूज करें ताकि आपका पासवर्ड जो है वो अच्छा हो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने। सो लास्ट ऑप्शन आप हमारे पास रह जाती है, दैट इज पासवर्ड इज योर नेम ओनली। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये बात भी हमने की थी कि अपना नाम आपने कभी भी पासवर्ड में नहीं रखना क्योंकि सबसे इजी आपके पासवर्ड को ब्रेक करना कि अगर आपके नाम के ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि नंबर 4 इज द ऑप्शन राइट वन। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, उसके अगेंस्ट हमारे पास 4 चॉइसेस अवेलेबल है और हमने बेस्ट जो चॉइस है वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है। एक चीज याद रखनी है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है
उस स्टेटमेंट के अंदर से अगर आपको आंसर या उसका हिंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उस स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ें, उसमें से कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनको देखें और फिर उससे रिलेटेड अपने लेक्चर्स जो हमने लिए थे उसको याद करें और उसको जहन में लेके आए, उन कॉन्सेप्ट्स को जहन में लेके आए और फिर उसकी बेस के ऊपर आप बेस्ट आंसर जो है उसको चूज करें, तो फिर आपका आंसर इंशाल्लाह कभी भी गलत नहीं होगा। 4.2 फिल इन द ब्लैंक्स। स्टेटमेंट आपको गिवन है और एक ब्लैंक स्पेस होगी, आपने इस ब्लैंक स्पेस को अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ जो है वो क्या करना है, फिल आउट करना है। तो लेट्स सी नंबर 1 पे क्या है, मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। बेसिकली दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ समथिंग। अब किस चीज की ये डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन सारी आनी चाहिए क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है। तो ये भी किसी चीज की डेफिनेशन है, मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेसी। ये सॉफ्टवेयर पायरेसी या सिंपल पायरेसी जो है उसकी ये डेफिनेशन है। तो यहां पे आपने लिखना है पायरेसी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पायरेसी। So, making illegal copies of software is called piracy. Number 2, dash is a general term for any type of information processing that can be represented mathematically. अब स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के अंदर आपका कीवर्ड है मैथमेटिकली, इसका मतलब है यहाँ पे कोई आंसर ऐसा है कि जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। अब मैथमेटिक्स से रिलेटेड आंसर आपका कौन सा हो सकता है, और दूसरा कीवर्ड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं जो मैथमेटिक की टर्म के अंदर भी यूज होता है, तो एक ही कीवर्ड है दैट इज कंप्यूटेशन। तो याद रखिएगा कंप्यूटेशन यहां पे आपका आंसर आएगा, कंप्यूटेशन। फ्रेंड्स इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, कंप्यूटर से कंप्यूटेशन, क्योंकि कंप्यूटर्स आपके कंप्यूटेशन करते हैं। सो नंबर 3, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा। अगेन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ समथिंग। अब किस चीज की डेफिनेशन है, इनकोडिंग की बात आ रही है, इसका मतलब है कि आपका प्लेन टेक्स्ट किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा होगा। और हमने अपने लेक्चर्स में देखा था कि प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट किस में होता है, साइफर टेक्स्ट के अंदर, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा, और अगर यहाँ पे डीकोडिंग होता है तो फिर क्या होता है, डीक्रिप्शन। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इनक्रिप्शन। Encryption. Encryption is the process of encoding data. अब देखते हैं नंबर 4 के ऊपर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट गिवन है और उसके ब्लैंक स्पेस को हम किस अप्रोप्रिएट कीवर्ड से फिल आउट करेंगे। सो लेट्स सी। सो नंबर 4, when a key has less number of characters than the text to encrypt, then repeating letters of the key is called dash. फ्रेंड्स अब ये बात याद रखें कि आपकी ये स्टेटमेंट बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट है, और नॉर्मली होता है कि जो लॉन्ग स्टेटमेंट्स होती है उनको समझना जरा मुश्किल होता है, तो इसको आप ब्रेक कर लें, 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करके फिर इसको समझिए और फिर देखें कि आपका आंसर क्या आ सकता है। सो व्हेन अ की हैज लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मीन यहां पे एक ब्रेक करें कि अगर आपकी की मीन या इंक्रिप्शन के लिए या डिक्रिप्शन के लिए जो की यूज करते हैं, अगर वो लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, मीन उसके कैरेक्टर की लेंथ जो वो कम हो एज कम्पेयर टू जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, तो फिर आप क्या करते हो, then the text to encrypt, then repeating letters of the key is called। तो हम क्या करते हैं, हम की के साथ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे की लेंथ और जो हमारा ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है उसके कैरेक्टर्स की लेंथ सेम हो जाए। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसको हम कहते हैं इंटरिम साइफर टेक्स्ट। तो हम यहां पे ये मेंशन कर देते हैं, इंटरिम साइफर टेक्स्ट। तो ये आपने वर्ड याद रखना है, इंटरिम का और साइफर टेक्स्ट का। नंबर 5, डैश इज अ साइबर अटैक टू मेक मशीन और नेटवर्क रिसोर्सेज अनअवेलेबल फॉर ए यूजर। पहली चीज तो ये कि यहां पे जो आंसर आएगा वो कोई साइबर अटैक है। अब वो साइबर अटैक क्या करेगा, वो मशीन या नेटवर्क रिसोर्सेज अनअवेलेबल करेगा। अब अनअवेलेबल का कीवर्ड आपने याद रखना है। हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये काम किसके थ्रू होता है, कौन सा अटैकर ये काम करता है। मीन इनफैक्ट आपका जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है वो आपका यहाँ पे आंसर में आएगा, क्योंकि डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि सर्विसेज को डिनाई कर देता है, मीन सर्विसेज को आपके लिए अनअवेलेबल कर दिया जाता है, लेकिन पॉसिबल है कि दूसरों के लिए वो अवेलेबल ही हो, तो इसको हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस।
डिनायल ऑफ सर्विस, या इसको हम इन शॉर्ट DOS का नाम भी दे सकते हैं। दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमारा जो यूनिट नंबर 4 था उसकी एक्सरसाइज थी 4.1 और 4.2। पहले हमने ये देखा कि एक स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, हमने बेस्ट ऑप्शन ये सिलेक्ट करनी है। तो स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह रीड करना है और फिर उसका एरिया आइडेंटिफाई करें कहाँ से वो स्टेटमेंट ली गई है। उसके बाद ये देखें कि अगर स्टेटमेंट के अंदर से आपको आंसर या उसका हिंट मिल जाता है तो वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप क्या करें, जो आपने एरिया आइडेंटिफाई किया होगा उसके कॉन्सेप्ट्स को माइंड में लेके आएँ और फिर जो है वो बेस्ट जो आंसर है उसको सिलेक्ट करें। दूसरे 4.2 जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स को देखा। स्टेटमेंट आपको गिवन है और आपके पास एक ब्लैंक स्पेस है, आपने उसको अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ फिल आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम 4.3 जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे और उसके बाद फिर हमारा यूनिट नंबर 4 जो है वो एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।